बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमारी दो चीज़ें रह गई जिसमें कन्वर्जन्स ऑफ बोरिक एसिड टू द बोरेक्स एंड बोरेक्स टू द बोरिक एसिड पढ़ाया हुआ एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ और साथ में यूजेस ऑफ बोरिक एसिड देखें। जब आपने कन्वर्जन करवानी हो बोरिक एसिड से बोरेक्स में, सोडा है आप उसे H3BO3 आप इसका कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवा दें तो H3BO3 कन्वर्ट हो जाएगा Na2B4O7 साथ में H2। ठीक है, बोरेक्स बन गई। अगर यही बोरेक्स है आपके पास Na2B4O7, आप इसे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं बोरिक एसिड में, तो आप इसका रिएक्शन या तो HCl से करवा दें या H2SO4 के साथ एक्वस सोल्यूशन बनाना है। आपने एक्वस सोल्यूशन आपने तैयार करना है बोरेक्स का, HCl के साथ रिएक्ट करवाना है। एक्वस का मतलब आप इसे पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं और हमने कभी बोरेक्स को स्टडी किया था कि वाटर के अंदर उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट है। ओके, जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव NaCl बन गया। साथ आपने कुछ नहीं करना है, H3BO3 लिख देना है बस। ठीक हो गया, NaCl अलॉन्ग विद H3BO3। यही अगर आप Na2B4O7 लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, एक्वस सोल्यूशन ही लेना है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ भी क्वेश्चन को बैलेंस करवाने के लिए ज़रूरी है। साथ में ये Na2 और ये SO4 आपस में मिल जाएंगे, बाकी H3BO3 बना दें। Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना देना, साथ में H3BO3, दैट्स ऑल। तो इस केमिकल रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, बस आपने इन्हें टेक्निकली हैंडल करना है। इसके बाद है यूजेस ऑफ बोरेक्स। सबसे पहले इसका अगर आप मेडिकल यूज़ देखें तो ये मेडिसिन में इस्तेमाल होता है एज अ एंटीसेप्टिक अद्वियात में ये इस्तेमाल होता है। डस्टिंग पाउडर में, सफाई वाले पाउडर में इस्तेमाल होता है। इंसेक्टिसाइड बनाने में, बहुत सारी और अद्वियात में। बोरिक का जो ऑइंटमेंट है, बोरिक ऑइंटमेंट, ये सोल्यूशन है जो कि इस्तेमाल होता है, बोरिक एसिड का ये सोल्यूशन है जो इस्तेमाल होता है आँखों की सफाई के लिए। आँखों में अगर जलन हो तो बोरिक ऑइंटमेंट भी इस्तेमाल करते हैं या बोरिक एसिड का सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ये डाइल्यूटेड है, वो कितनी एक्सटेंट में है कुछ भी नहीं है, बस आपने याद रखना है कि बोरिक का ऑइंटमेंट भी आँखों में इस्तेमाल करवाने के लिए ट्यूब है, जिस तरह कभी पॉलीफेक्स इस्तेमाल किया करते थे। तो बोरिक ऑइंटमेंट है और बोरिक सोल्यूशन जो है आँखों की सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। पॉटरी के अंदर, पॉटरी कहते हैं बर्तन साजी में, ये अनफॉर्चुनेटली ग्लेजिंग था, पॉटिंग ग्लेजिंग करवाना, जो पॉटरी है, जो मिट्टी के बर्तन हैं उनकी ग्लेजिंग करवाना, वो सारा टॉपिक आउट करवा दिया स्मार्ट सिलेबस से। बर्तन जब भट्टी से निकलता है, कच्चा बर्तन, गर्म बर्तन, इसके ऊपर छिड़काव करवाया जाता है मुख्तलिफ साल्ट्स का, जो कि इस पॉटरी को क्या प्रोवाइड करते हैं, मिट्टी के बर्तन को चमक प्रोवाइड करते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, इसके अंदर पोरोसिटी कम करवा देते हैं। सारी चीज़ें थी जो नहीं है सिलेबस में अब कुछ भी। बर्तनों के ऊपर चमक पैदा करने के लिए और बर्तनों की, मिट्टी के बर्तनों की पोरोसिटी कम करने के लिए इसके साथ बोरिक एसिड को ट्रीट करवाया जाता है। और बोरिक एसिड क्या करता है, बोरिक एसिड एक तो इसकी चमक बरकरार रखता है और बोरिक एसिड का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो पूरे का पूरा इस जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको ग्लेज करवा देता है, चमक पैदा करवाता है और उनकी पोरोसिटी को कम करता है। कैंडल की इंडस्ट्री में इस्तेमाल करवाते हैं जी बोरिक एसिड को, जब आपने मोम को सख्त करना हो, मोम नरम होता है, जब आप उसे सिंथेसाइज करवाते हैं तो सख्त मोम को स्टिफन करवाने के लिए, सख्त करवाने के लिए, नरम मोम को सख्त करवाने के लिए उसको बोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाता है। ये कुछ बातें थी जो लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ दी, वो आपको समझा दी। लेक्चर नंबर 33 में आज हमने एल्युमिनियम को स्टडी करना है कि एल्युमिनियम ये क्या है, ये कैसी मेटल है, हाईली रिएक्टिव क्यों है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और इनकी ओर्स कौन कौन सी है। एल्युमिनियम नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं करती। एटॉमिक नंबर 13, 1s2 2s2 2p6 आपने पढ़े हुए हैं। 10 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के बाद हाईली एक्साइटेड स्टेट में देख लेते हैं, हम ड्रॉ कर देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1।
अगर आप इसकी एक्साइटेड स्टेट देखें, 13 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दें, 13 पूरे हो गए, तो क्या होता है 3s1 और 3p2, 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकता है। हाईली रिएक्टिव है मेटल, हाईली रिएक्टिव। तो ये कायनात में आज़ाद हालत में नहीं पाई जाती, फ्री हालत में नहीं ये पाई जाती। ये ज़्यादातर पाई जाती है एल्यूमिनो सिलिकेट्स, हम पढ़ चुके हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी एल्यूमिनो सिलिकेट्स पढ़ा चुका हूँ, और लास्ट लेक्चर्स में भी हम एल्यूमिनो सिलिकेट्स को डिस्कस कर चुके हैं। ये पाई जाती है या तो ऑक्साइड की हालत में या एल्यूमिनो सिलिकेट्स की हालत में। ये मोस्ट अबंडेंट, ज़मीन की क्रस्ट में तीसरी मोस्ट अबंडेंट मेटल है, कि ज़मीन की क्रस्ट में ये तीसरी मोस्ट अबंडेंट मेटल है। हाईली रिएक्टिव भी है और इनके ओर्स बनते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम की ओर्स को डिस्कस करें कि एल्यूमिनियम ज़मीन के अंदर पाई तो जाती है, लेकिन किस किस हालत में, किस खाम हालत में ये पाई जाती है। ओरिजिनल एल्यूमिनियम मैंने बताया, फ्री स्टेट में एल्यूमिनियम कायनात में या ज़मीन के ऊपर एग्जिस्ट बहुत कम करती है या अपने कंपाउंड्स की हालत में पाई जाती है। तो हमने एल्यूमिनियम की ओर्स देखनी है कौन कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, आपने कोशिश करनी है कि जो ख़ास तौर पर कोरंडम है, एमरल्ड है, गिब्साइट है, बक्साइट है, क्रायोलाइट है और डायस्पर, ये सारी की सारी बार बार रिपीट होती हैं, छोटे छोटे फार्मूले वाली। बड़ी वाली भी हैं एक दो, वो भी आपने देख लेनी है। सबसे पहले फेल्ड्स्पर, ये पोटाशियम एल्यूमिनियम का सिलिकेट है, KAlSiO3 इसको यूँ भी लिखा जाता है, या पोटाशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 6SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है मिका, KH2 पोटाशियम हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम SiO3/4, ये मिका का फार्मूला। काओलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H2Al2SiO4/2 H2O, ये फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। कोरंडम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, एमर्ल्ड Al2F2SiO4, ये आपने फार्मूला याद करना है। गिब्साइट AlOH/3 एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, बक्साइट Al2O3 2H2O, क्रायोलाइट Na2AlF6 और डायस्पर Al2O3 हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, इन तमाम बातों के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अक्सर आपसे पूछा जाता है, वो कहते हैं कि जी एल्यूमिनियम जो है ये क्रूजन फ्री है। हालांकि क्रूजन क्या कहते हैं कि मेटल का अपनी सराउंडिंग के अंदर ऑक्साइड बना देना, नाइट्राइड्स बना देना और वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाया होते जाना क्रूजन है। एल्यूमिनियम के बारे में कभी आपको बता चुका हूँ कि एल्यूमिनियम ये नहीं है कि क्रूड नहीं होती। एल्यूमिनियम की अगर आप कोई रॉड लें या एल्यूमिनियम की कोई तार लें, तो इसके ऊपर क्या है, जैसे ही ऑक्सीजन रिएक्ट करती है दो चीज़ें बनती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हवा की ऑक्सीजन रिएक्ट करके Al2O3 बनाती है, और हवा की नाइट्रोजन रिएक्ट करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड, दोनों चीज़ें बनाती हैं। ये ऊपर वाली लेयर बना देती हैं, और ये जो लेयर है ये नॉन पोरस है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। मज़ीद ऑक्सीजन नीचे नहीं जाती और अंदर वाली एल्यूमिनियम बच जाती है, ऊपर थोड़ा सा बस एल्यूमिनियम क्रूड होता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये नॉन पोरस है, स्टिफन्ड है, हार्ड है, मज़ीद ऑक्सीजन को नीचे जाने नहीं देता और अंदर वाली एल्यूमिनियम बच जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं एल्यूमिनियम क्रूजन फ्री है। लेकिन एल्यूमिनियम क्रूजन फ्री नहीं है। ऊपर वाली सरफेस को एक बार जब क्रूड ये ऊपर वाली सरफेस हो जाए, या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बनाती है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी बनाती है, ये मज़ीद ऑक्सीजन को नीचे जाने नहीं देते और नीचे वाली जो एल्यूमिनियम है ये जंग लगने से बच जाती है, क्रूड होने से बच जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं कि जो एल्यूमिनियम है ये क्रूजन फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको ये क्रूड होती है, लेकिन ऊपर वाली लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मज़ीद क्रूजन को रोकती है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, Al2O3, और लेयर ऊपर से सराउंड करवा देती है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो Aln, क्योंकि एल्यूमिनियम की भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन की भी 3, तो क्या बनेगा Aln, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर आप देखें कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, इसके नहीं, ये तो पहला इसका यूज़ ये है कि ये प्रोटेक्ट करती है। अगर लिया जाए एल्यूमिनियम का पाउडर, इफ़ आई एम गोइंग टू टेक द एल्यूमिनियम पाउडर, इसका रिएक्शन करवाऊँ ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करवाना है ये मैं हाई टेम्परेचर पे करवाना चाहता हूँ, 800 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा, तो बनता है Al2O3। पूरे का पूरा एल्यूमिनियम जो है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यही एल्यूमिनियम हवा की नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये मैंने पाउडर्ड फॉर्म में लिया था एल्यूमिनियम। अच्छा, जब ये केमिकल रिएक्शन होता है इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके साथ साथ ये लाइट एनर्जी भी खारिज करता है।
अब ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हीट पैदा होती है जो मुख्तलिफ पर्पज़ में इस्तेमाल होती है, और दूसरी बात, जब ये केमिकल रिएक्शन होता है इससे स्ट्रॉन्ग वाइट लाइट ल्यूमिनस वाइट लाइट पैदा होती है जो कभी फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया करते थे। अगर इस रिएक्शन के यूजेस बताऊं, दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ वाइट लाइट, स्ट्रॉन्ग लाइट, और यही लाइट कहाँ इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने में 18th सेंचुरी से ऑनवर्ड। फोटोग्राफी के अंदर जब रोशनी की ज़रूरत होती थी तो वो क्या करते थे, एल्युमिनियम को जलाते थे, हाई टेम्परेचर पे उसको ब्रस्ट करवाते थे, जिसकी वजह से ल्यूमिनस लाइट पैदा होती थी और उस लाइट के अंदर वो चीज़ें एल्यूमिनेट हो जाती थी, रोशन हो जाती थी, तो उससे वो तस्वीरों को कैप्चर कर लेते थे, फोटोग्राफी का काम लेते थे। इसके अलावा एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ या एल्युमिनियम नाइट्रोजन के साथ बड़ी स्ट्रांगली रिएक्ट कर जाती है। सपोज करें आपने आयरन को मोल्ड किया, आयरन को पिघलाया, आपको लगा कि इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। पता ही है बबल्स जो बनने की बुनियादी वजह ऑक्सीजन का इंट्रैप हो जाना, नाइट्रोजन का इंट्रैप हो जाना या हवा का इंट्रैप हो जाना। ज़्यादातर ऑक्सीजन, क्योंकि हवा की 78% क्या है, ऑक्सीजन है। बबल्स बनना शुरू हो गए। बबल्स का मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन इंट्रैप है या हवा इंट्रैप है। आप इसके अंदर एल्युमिनियम डाल दें। जैसे एल्युमिनियम डालेंगे, एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव है टुवर्ड ऑक्सीजन, क्या बना देगी, Al2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, और ये क्या ये नीचे बैठ जाएगा। तो एट द एंड जब आप इसे ठंडा करेंगे, आयरन अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो मोल्टन जितनी भी मेटल्स हैं उसके अंदर एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं और ये बबल्स ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब बबल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाती है और जो मेटल है वो प्योर आपको मिल जाती है। एक बहुत अहम जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ये साल्ट सॉल्यूशन के अंदर बेनिफिशियरी नहीं है, ये साल्ट के सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट कर जाती है। इसीलिए एल्युमिनियम को शिप्स में इस्तेमाल नहीं करते, या जो चीज़ें समंदर के अंदर रहनी है, क्योंकि समंदर के अंदर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो समंदर का पानी है वो बेसिकली साल्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है एल्युमिनियम। कैसे रिएक्ट करता है, ये एल्युमिनियम है, सपोज करें NaCl है, ये क्लोरीन के साथ इसको रिप्लेस करवा देता है, AlCl3 बन जाता है, साथ में सोडियम मेटल। तो एल्युमिनियम अपने एल्युमिनियम क्लोराइड में बदलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनने की वजह से जो एल्युमिनियम है ये ख़त्म होती चली जाएगी। और एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व है। पहले एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, फिर ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व भी हो जाएगा। Al3 पॉजिटिव बनेगा, साथ में 3Cl नेगेटिव भी बन जाएगा। एल्युमिनियम ख़त्म होने लग गई। इसका मतलब पहले एल्युमिनियम का क्लोराइड बनेगा, एल्युमिनियम का क्लोराइड वाटर के अंदर डिज़ोल्व है, जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया तो एल्युमिनियम ख़त्म होना शुरू हो गई। तो इसका मतलब एल्युमिनियम को आप कभी साल्ट सॉल्यूशन के अंदर, समंदर के अंदर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वजह आपको बता दी कि ये साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसके बाद अगर हम एल्युमिनियम के रिएक्शंस देखें, ये सारी बातें आपको बता दी। यूजेस ऑफ दिस रिएक्शन कि जब आप इसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रिएक्शन करवाते हैं तो कहाँ कहाँ आप इस रिएक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स बहुत आसान है। एल्युमिनियम को हीटेड करना है, स्ट्रांगली हीट कर दें, यह क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाती है और क्या बनाती है, AlCl3 डायरेक्टली बना देती है विदाउट एनी सॉल्यूशन। सारे हैलोजन्स, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन हीटेड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिसमें से चंद एक आपकी बुक में है, आपने वही लिखने। सल्फर वाला मैंने आपको खुद लिख दिया। एल्युमिनियम रिएक्ट विद सल्फर, एल्युमिनियम सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्युमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन, एल्युमिनियम हाइड्राइड में, AlH3, ठीक हो गया। ये एल्युमिनियम हाइड्रोजन नहीं है, एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्राइड आयंस आप पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप रिएक्शंस विद एसिड देखें तो एल्युमिनियम HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, AlCl3 बना देगी, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एल्युमिनियम है ये डाइल्यूट, जो हमारे पास डाइल्यूट HCl है उसके साथ ये रिएक्ट करती है स्लोली, और जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है उसके साथ ये रिएक्ट करती है विद फास्ट। यही एल्युमिनियम जब आप लेते हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ ये बेसिकली रिएक्ट ही नहीं करती। एल्युमिनियम डजंट रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4,
ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसे कॉन्सेंट्रेटेड कर दें, सल्फ्यूरिक एसिड अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाएगी इसके सल्फेट के साथ Al2SO4/3। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो SO4 के कुछ मॉलिक्यूल्स SO2 में भी कन्वर्ट होंगे, तो सल्फर डाइऑक्साइड सिस्टम से निकलेगी, हाइड्रोजन नहीं निकलेगी। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, HCl में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व, और H2SO4 में क्या इवॉल्व होती है, SO2 गैस। जहन में रखना है आपने, ये MCQs आता है कि द रिएक्शंस ऑफ द एल्यूमिनियम विद H2SO4 इवॉल्व SO2 H2 H2O वेपर्स, कुछ इस तरह के ऑप्शन। तो SO2 कब निकलती है, जब H2SO4। हाइड्रोजन कब निकलती है, जब आपके पास HCl है। HCl डाइल्यूटेड है तो रिएक्शन स्लोली है, कॉन्सेंट्रेटेड है तो रिएक्शन फास्ट है। ये अगर डाइल्यूटेड है तो रिएक्शन होना ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड है तो रिएक्शन होना है, ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनियम HNO3 के साथ रिएक्ट करती नहीं है। पहली बात क्यों नहीं करती, क्योंकि कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड इन दोनों से ज़रा कम स्ट्रॉन्ग है। जब आप नाइट्रोजन HNO3 के अंदर जब आप फेंकते हैं, नाइट्रिक एसिड आपने पढ़ा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगले को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जैसे ही आपने इसके अंदर एल्यूमिनियम के फ्रेगमेंट्स को फेंका, एल्यूमिनियम को डाला, एल्यूमिनियम इसकी प्रोवाइडेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उस पाउडर के छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर, जितना मर्जी आप छोटी पाउडर फॉर्म ले लें, उस पाउडर के ऊपर भी किसकी लेयर बन जाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब लेयर बन गई तो मज़ीद एल्यूमिनियम फिर HNO3 के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। जैसे ही HNO3 में आपने एल्यूमिनियम डाला, एल्यूमिनियम के छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स थे उनके ऊपर भी किसकी लेयर बन गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से ये HNO3 के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता, एल्यूमिनियम के पार्ट्स के ऊपर, एल्यूमिनियम के पाउडर्स के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाने की वजह से। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये करवा देते हैं ऑक्सीडेशन इसकी। HCl स्ट्रॉन्ग है, ये कर देता है। लेकिन यहाँ पे जब आप एल्यूमिनियम को लेते हैं इन HNO3 तो ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन कर जाएगा, H2SO4 के साथ कर जाएगा, HNO3 के साथ, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड है डाइल्यूटेड है, रिएक्शन नहीं होगा। बेसिस कह लूँ या अल्कलीज कह लूँ, क्योंकि बेस को पानी के अंदर जब आप हल कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, अल्कली। When you are taking aluminium, it react with the sodium hydroxide in the aqueous solution. When the aqueous solution with the sodium hydroxide is taken, it is called alkali. ये अल्कली के साथ रिएक्ट कर जाएगी, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स बनाएगी, NaAlOH/4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने, सोडियम एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ठीक है। ये आपने केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली याद करने हैं विदाउट एनी मैकेनिज्म। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम को स्टडी करते हैं और इंट्रोडक्शन देखते हैं ग्रुप 4th A एलिमेंट, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आते हैं। अल्लाह हाफिज़।